स्टूडेंट्स इन आवर अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ बायोलॉजी पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है हैच एंड स्लैग साइकिल और C4 साइकिल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, देन उसके आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर आंसर ऑटोमेटिक आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो मिलते चले जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि C4 प्लांट्स जो हैं वो किन प्लांट्स के अंदर या किन फैमिली के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ग्रेमिनी फैमिली, मोनोकोट्स, डाइकोट्स, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। तो अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो अच्छी बात नहीं, इस वीडियो में तो इसका आंसर मिलेगा ही। सेकंड क्वेश्चन है कि C4 मार्क के बारे में इसका फर्स्ट जो चरण है वो क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का RUDP से जुड़ना, CO2 का PGA से जुड़ना, CO2 का PEP से जुड़ना, CO2 का RMP से जुड़ना। वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि CO2 जो है पहले किससे अटैच होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो इसकी क्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये वापस रिपीट हो चुका है, एक बार नेक्स्ट इसके आगे का देखिए कि एंजाइम जो कि प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें RUDP, PEP, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सेम आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। एंड लास्ट में आंसर क्वेश्चन है इसका कि वह कुल जिसमें अनेक प्रकार के C4 प्लांट जो है पाए जाते हैं, तो मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, उसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो मेन टॉपिक है C4 साइकिल। स्टूडेंट्स, हैच एंड स्लैग साइकिल या C4 साइकिल जिसे हम बोलते हैं, ये अब तक जितने प्लांट्स, जितने स्पीसीज में डिस्कवर किया गया उनके नंबर है यहाँ पे 1500। मतलब अब तक टोटल 1500 जातियों के अंदर C4 साइकिल जो है वो डिस्कवर किया जा चुका है कि इनमें C4 साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। उनमें से 900 जो स्पीसीज हैं वो मोनोकोट्स हैं, एक बीजपत्री हैं। और मोनोकोट्स के अंदर भी उसका मोस्ट जो फैमिली है, मोस्ट जो एग्जाम्पल्स है वो है ग्रेमिनी फैमिली। ग्रेमिनी फैमिली के अंदर शुगर केन, मेज एंड सरगम, ये 3 प्रकार के जो पादप हैं उनमें ये C4 प्लांट जो है वो पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ओनली 3 ही प्लांट होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। इसी तरीके से कुछ 600 स्पीसीज जो है वो डाइकोट्स की भी है, जिनमें से सीप वीड सॉरी, एट्रीप्लेक्स है, ग्रीन अमरनाथ है। तो ऐसे बहुत सारे डाइकोट्स स्पीसीज भी हैं, लेकिन अभी तक डाइकोट स्पीसीज से लेकर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप नहीं हुआ, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फिर भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये डाइकोट्स में भी मिलता है। तो इसका मतलब C4 साइकिल जो है वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों प्रकार के पादपों में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, C3 साइकिल की जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा कंपैरिजन ऑफ C3 एंड C4 साइकिल। तो उसके लिए आपको दोनों वीडियो या दोनों जो साइकिल्स हैं वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये इस C4 साइकिल के बारे में था कि किन में या किन प्लांट्स में जो पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो C4 प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी वाले जो प्लांट होते हैं उनको कहते हैं हम। यानी कि जिन प्लांट्स में C4 साइकिल पाई जाती है वो क्या होते हैं, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में मिलते हैं और जहाँ पे ज़्यादा लाइट जो है वो देखने को मिलती है। इसका मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 पादप जो है वो किस प्रकार के पादप होते हैं। दूसरा, इनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट की जो अमाउंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे प्लांट होते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट, इस पादप में कम CO2 सांद्रता के ऊपर भी प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है। इसका मतलब अगर CO2 मतलब हम कहें कि जो है CO2 की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, इसका मतलब अगर हम कहें कि हमेशा जो है धूप देखने को मिलेगी, हमें लाइट देखने को मिलेगी, तो भी ये जो प्लांट है वो ईजिली और अच्छे से क्या कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन पौधों में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। इसका मतलब प्रकाश श्वसन एक नई प्रोसेज है, नई फिजियोलॉजिकल प्रोसेज है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो वो एब्सेंट होती है। अभी आपको याद रखना है व्हाट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन, हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको आगे डिटेल के अंदर। अभी आप केवल इतना याद रखिए C4 प्लांट्स के अंदर प्रकाश श्वसन जो है वो अनुपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करें कि C4 प्लांट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो है एनाटॉमी पाई जाती है, उसको बोला जाता है क्रेंच एनाटॉमी। अब व्हाट इज़ द क्रेंच एनाटॉमी? स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल हमारे इस C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल के अंदर जो काम आने वाली एनाटॉमी है उसी के पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो क्रेंच एनाटॉमी की आपको मैं बात बता दूँ तो ये एक पत्ते की संरचना है, लीफ की स्ट्रक्चर है। लीफ के अंदर बहुत सारी जो है वो सेल्स पाई जाती हैं, और बहुत सारी सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारे जो काम की सेल्स हैं वो दो ही हैं। फर्स्ट वन इज बंडल शीट सेल और सेकंड इज मीजोफिल सेल्स। स्टूडेंट्स, बंडल शीट सेल्स और मीजोफिल सेल्स की अगर बात की जाती है तो आपको इतना सा याद रखना है कि यहाँ पे जो बंडल शीट सेल्स होती हैं वो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आप डायग्राम में देखिएगा, बंडल शीट जो सेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ मिल रही है हमें, और बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन कलर से, ये दिस वन इज मीजोफिल सेल्स। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्रेंच एनाटॉमी के अंदर कि बाहर की तरफ हमें क्या मिलती है, मीजोफिल सेल्स मिलती है, और अंदर क्या मिलेगी हमें, बंडल शीट सेल्स मिलती है। दूसरी बात, सेल्स के अंदर खुद का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्रेंच एनाटॉमी की जब बात की जाती है तो क्रेंच एनाटॉमी में मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स दोनों में ही क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। और दोनों में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, इसका मतलब इसी वजह से हम कहते हैं कि इनमें फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, दैट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो यही एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। क्लियर बात यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, क्रेंच एनाटॉमी की अगर बात करें तो क्रेंच एनाटॉमी के अंदर जो बंडल शीट कोशिकाएं होती है, बंडल शीट कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वाला येलो कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो बंडल शीट कोशिका का है, जो कि साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। लेकिन ये कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। मतलब एक बंडल यहाँ मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट का, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ये बिखरे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मीजोफिल कोशिकाओं की, तो मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो देख लीजिए आप, मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होता है, छोटा होता है, बिल्कुल। लेकिन ये कैसा होता है, अरेंज रहता है, हम इसको कहेंगे ग्रेनल। यहाँ पे दो वर्ड यूज में लिए जा रहे हैं, ग्रेनल और एग्रेनल। ग्रेनल का सीधा सा मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक परफेक्ट मैनर के अंदर मिलता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनल। लेकिन अगर एग्रेनल की बात की जाती है तो वो ऐसे मिलता है, बिल्कुल बिखरा हुआ। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कि इनके अंदर जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है, उस मीजोफिल कोशिकाओं में फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि कम लाइट और ज़्यादा लाइट दोनों पे क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। स्टूडेंट्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड की मैकेनिज्म की वीडियो जो है वो अलग से डाली हुई है, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीजोफिल कोशिकाओं में जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है तो इसका मतलब मीजोफिल कोशिकाओं में C3 साइकिल तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि C3 साइकिल जस्ट अभी हमने जो C3 साइकिल की जो वीडियो देखी थी उसमें यही बताया था कि C3 साइकिल के अंदर रुबिस्को एंजाइम का सबसे ज़्यादा रोल होता है, लेकिन वो तो यहाँ पे एब्सेंट है। इसका मतलब कि C4 प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स के अंदर केवल और केवल क्या मिलेगा, हमें C4 साइकिल मिलेगा, C3 साइकिल नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे रुबिस्को एब्सेंट है। क्लियर बात। नेक्स्ट, बंडल शीट कोशिकाओं की अगर बात की जाती है तो बंडल शीट कोशिकाओं में लार्ज क्लोरोप्लास्ट मिलता है, बिखरा हुआ होता है, और इसमें केवल एक ही फोटोसिस्टम मिलता है, मतलब फोटोसिस्टम फर्स्ट। और यही रीजन है कि बंडल शीट कोशिकाएँ जो है वो ज़्यादा लाइट को भी एब्जॉर्व करती हैं और उसी पे वो एक्टिव रहती हैं।
क्लियर बात यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम जो है वो एब्सेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। और अगर रुबिस्को प्रेजेंट है इसका मतलब है यहाँ पे C3 साइकिल भी होगी। क्लियर बात। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आता है कि C4 प्लांट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपेबल प्लांट्स हैं। कैसे हैं कैपेबल प्लांट्स कि यहाँ पे हमें C3 साइकिल भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, C4 साइकिल भी देखने को मिलेगा। बट डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं जो है वो काम करती हैं, ऐसा। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात, क्रेंज एनाटॉमी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि क्रेंज एनाटॉमी के अंदर एक एक्स्ट्रा सेल्स मिलती है जिसका नाम होता है बंडल शीथ कोशिकाएं। यानी कि मीजोफिल कोशिकाएं तो सभी प्लांट्स के अंदर सभी पत्तियों में मिलती है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम अलग से है कि एक एक्स्ट्रा सेल मिल रही है, उसका नाम है यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स। तो स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी की यही स्पेशल बात है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल मिलती है बंडल शीथ कोशिका, जो कि इसको एक अलग नाम दे के जाती है जिसका नाम है क्रेंज एनाटॉमी। क्लियर बात है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक C4 साइकिल। स्टूडेंट्स, C4 साइकिल को आप इत्मीनान से देखिएगा। ये वैसे तो बहुत टिपिकल हो जाता है जब हम थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत ईजी, मतलब हम कहेंगे ये ईजी वे साइकिल है, यानी कि C3 साइकिल से भी आप इसको ईजी बोल सकते हो। अब बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है इसमें। दूसरी बात, ये जो साइकिल होगी मतलब C4 साइकिल होगी वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होगी, मीजोफिल कोशिका में और बंडल शीथ कोशिका में। क्योंकि जस्ट अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें डायग्राम में हमने क्या देखा था कि बाहर की तरफ ग्रीन कलर की जो सेल्स थी वो मीजोफिल सेल्स थी और उसके अंदर की तरफ जो सेल्स है दैट इज़ द बंडल शीथ कोशिका। तो यानी कि यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, तो सबसे पहले ऊपर कौन सी कोशिका है, मीजोफिल कोशिका, और उसके जस्ट नीचे कौन सी कोशिका है, बंडल शीथ कोशिका। तो इसलिए आप इसको ऐसा मत थोड़ा सा डाउट में रहें कि मतलब हमने इसको थोड़ा सा एक चार्ट मैनर में ले लिया। तो चार्ट मैनर में लेने का भी फ़ायदा था क्योंकि हमने ऊपर मीजोफिल कोशिका को रखा है और नीचे की तरफ किसको रखा है, बंडल शीथ कोशिकाओं को, क्योंकि होता ही ऐसा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एनवायरनमेंट की जो CO2 है, क्योंकि यह एक प्रकार की डार्क रिएक्शन है, क्योंकि हमने डार्क रिएक्शन का फर्स्ट जो साइकिल है वो तो C3 साइकिल देख लिया है। सेकंड साइकिल है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल का भी सीधा सा ही मतलब है कि यहाँ पे भी CO2 से क्या बनाना है, इनको ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि C4 प्लांट्स को भी तो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी तो ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो एनवायरनमेंट की CO2 है वो एनवायरनमेंट की CO2 एंटर करती है मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फोकस करके आप पढ़ेंगे तो ईजी है ये। तो CO2 सबसे पहले एंटर करती है किसके अंदर, मीजोफिल कोशिकाओं में, और जैसे ही वो मीजोफिल कोशिकाओं में एंटर करती है वो किसके साथ में रिएक्शन करती है, यहाँ पे PEP के साथ में। PEP की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो वो होता है फास्फोइनोल पाइरूवेट। आगे आपको फुल फॉर्म भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो CO2 किसके साथ में रिएक्शन करता है, यहाँ पे PEP के साथ। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे टर्निंग पॉइंट यही है कि यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेप्को? तो पेप्को की आपको मैं फुल फॉर्म बता दूं कि ये है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसका मतलब कि यह एंजाइम केवल CO2 की प्रेजेंस में काम करता है और ये इस PEP को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसी वजह से इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 4 कार्बन का। क्लियर बात है यहाँ पे। तो मैंने आपको कल भी मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि जो हमारा मतलब पहला जो प्रोडक्ट बनता है उसी के बेस पे साइकिल का नाम रखा जाता है। जैसे कि C3 साइकिल में पहला जो प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का था, इसलिए उसको हमने C3 बोला। यहाँ पे 4 कार्बन का, इसलिए इसको हमने C4 बोला है। देन अब यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है आपको मैं बता दूँ कि या पहले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम कि ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो इस मीजोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर चुका है, और जैसे ही ये मीजोफिल कोशिका की क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है ये क्या करता है, वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी भी 4 कार्बन का ही है ये, कि जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मीजोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड से कन्वर्जन जब इसमें हो जाता है तो ये मैलिक एसिड जो है वो एंटर करता है किसके अंदर, बंडल शीथ कोशिका में।
हम पहले पाथवे की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए अब इसको थोड़ा सा इत्मीनान से देखें कि जैसे ही ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है ये मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड एंटर करता है किसके अंदर, अब बंडलशीत कोशिकाओं में। और जैसे ही ये बंडलशीत कोशिकाओं में एंटर करता है, यहाँ से क्या होती है, एक CO2 रिलीज हो जाती है। मतलब यूँ कहे कि इसका जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। और एक CO2 जैसे ही रिलीज हो जाती है, मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर। इज़ दैट क्लियर? लेकिन पहले ये 4 कार्बन का था, अभी कितने कार्बन का हो जाता है, यहाँ पे 3 कार्बन का। वापस देखिए, अब ये जो CO2 इसमें से रिलीज हो रही है, ये CO2 रिलीज होकर के किसके अंदर एंटर करती है, ये CO2 रिलीज होकर के एंटर करती है बंडलशीत कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में। और बंडलशीत कोशिका के क्लोरोप्लास्ट की बात की जाती है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम उपस्थित है, रुबिस्को। यानी कि रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति की वजह से ये जो CO2 होती है वो किसके अंदर एंटर कर जाती है, C3 साइकिल के अंदर। और यही रीजन है कि बंडलशीत कोशिकाओं में कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल। इज दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड वापस एंटर करता है किसके अंदर, मीजोफिल कोशिका में। और मीजोफिल कोशिका में जैसे ही एंटर करता है, ये पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्जन इसका हो जाता है पायरुविक एसिड का किसके अंदर, वापस PEP के अंदर। इज दैट क्लियर? कि ये जो पायरुविक एसिड वापस जो मीजोफिल कोशिका में एंटर करता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस PEP के अंदर। लेकिन PEP के अंदर इसका जो कन्वर्जन होता है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है PPDK। PPDK की फुल फॉर्म है यहाँ पे पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी यूज़फुल पॉइंट जो है वो यहीं से आएगा। वो क्या यूज़फुल पॉइंट है आपको मैं बता देता हूँ कि इसका नाम है डाइकाइनेज। डाइकाइनेज का सीधा सा मतलब, काइनेज का सीधा सा मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ द फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करना होता है इसको। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डाइकाइनेज का मतलब है कि ये एक ATP से क्या बनाएगा, AMP+2PI। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ATP लॉस होता है, ATP कंज्यूम होता है। लेकिन इस ATP की जो एनर्जी होती है जब इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो इस ATP, एक जो यहाँ पे सिंगल ATP आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ATP दिख रहा है आपको, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 ATP के बराबर होती है। और इसी वजह से यहाँ पे जब हम इसको आगे कंसिडर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें इस ATP को कितने कंसिडर किया जाएगा, 2। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पे डाइकाइनेज काम करता है और डाइकाइनेज जो है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे रिमूव करता है और एनर्जी इज इक्वल टू 2 ATP। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि CO2 से PEP और वापस हमें क्या मिल गया है, इस पूरी की पूरी साइकिल से वापस हमें क्या मिल चुका है, वापस PEP मिल चुका है। इज़ दैट क्लियर? ये फर्स्ट पाथवे था, मतलब फर्स्ट पाथवे का मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी ये। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो CO2 है इस PEP से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो अब हम कहते हैं कि ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अमोनिया की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्पार्टिक एसिड में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से अगेन। तो एस्पार्टिक एसिड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो एस्पार्टिक एसिड भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो ये एस्पार्टिक एसिड एंटर कर जाता है किसके अंदर, बंडलशीत कोशिका में। और जैसे ही ये बंडलशीत कोशिका में एंटर करता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एलानीन के अंदर। और एलानीन जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो एलानीन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब एलानीन 3 कार्बन का है तो यहाँ से वापस एक CO2 क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और ये CO2 एंटर कर जाती है किसमें, C3 साइकिल में। लेकिन अब एलानीन का क्या होगा, तो एलानीन जो होता है वो वापस एंटर कर जाता है किसके अंदर, मीजोफिल कोशिका में। और मीजोफिल कोशिका में हमने कहा यहाँ पे NH3 मतलब अमोनिया है। तो ये मीजोफिल कोशिका में जब एलानीन एंटर करता है तो ये NH2 के साथ में रिएक्शन करता है। और NH2 के साथ में ये रिएक्शन करके क्या बनाता है यहाँ पे, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड जब बन जाएगा तो पायरुविक एसिड वापस इस PPD के एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना देगा, PEP बना देगा। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल साइकिल कि PEP से हमें वापस क्या मिल चुका है, PEP मिल चुका है। क्लियर बात है यहाँ पे? तो इसलिए इसको हमने क्या बोला है, C4 साइकिल। जी, इस C4 साइकिल में हमने क्या देखा कि इस C4 साइकिल के अंदर C4 साइकिल तो चल ही रही है साथ में, लेकिन यहाँ पे एक C3 साइकिल जो है वो भी परफॉर्म हो रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेबल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार हम वापस इसका ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं कि CO2 जो है PEP के साथ में रिएक्शन करेगा किस एंजाइम की उपस्थिति में, पेप्को की उपस्थिति में। पहला प्रोडक्ट बनेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मीजोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में जो कि 4 कार्बन का है। लेकिन
मैलिक एसिड वापस एंटर कर जाता है किसके अंदर, बंडल शीथ कोशिकाओं में, और जैसे ये बंडल शीथ कोशिकाओं में एंटर करता है यहाँ से एक CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में ये हो जाता है 3 कार्बन का, और पायरुविक एसिड जो है वो वापस बेजोफिल कोशिका में एंटर करता है और ये PPD के एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP में। यहाँ पे जो एक CO2 रिलीज हुई थी ये काम आती है C3 साइकिल के अंदर। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। लेकिन यदि सेकंड बात करें तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अमोनिया की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एस्पार्टिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का है। एस्पार्टिक एसिड एंटर करता है बंडल शीथ में, बंडल शीथ में जैसे एंटर करता है ये कन्वर्ट हो जाता है एलानिन के अंदर, जिससे एक CO2 रिलीज हो जाती है। एलानिन वापस जो है एंटर करता है मेसोफिल कोशिका में, जो कि NH2 की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड जो है वो PPDK की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल साइकिल, और इसी साइकिल को बोला जाता है C4 साइकिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये साइकिल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, और मुझे जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ ATP, मतलब ATP और जो भी हमारी यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स हमें बनाना था लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज। अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने 1 CO2 के लिए, और ग्लूकोज जब वापस 6 कार्बन का, तो ये मतलब 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब वही जो कल मतलब C3 साइकिल में हमने देखी थी कि 6 बार टाइम लेगा ये, तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी कि C4 साइकिल के अंदर भी 6 CO2 से ही हम कैलकुलेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब एक बार देख लेते हैं हम कि इस C4 साइकिल के अंदर एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगते हैं हमें, 5 ATP, और कितने NADPS2 लगते हैं, 2 NADPS2 खर्च होते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको तब समझ में आएगी जब आपको C3 साइकिल याद होगा। क्यों? क्योंकि C3 साइकिल के अंदर हमने देखा था कि एक CO2 को जब आप फिक्स करते हो तो वहाँ पे 3 ATP लगते हैं और 2 NADPS2 लगते हैं। ये C3 साइकिल की कैलकुलेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट केवल इतना सा है कि यहाँ 3 ATP से कितने ATP हो गए, 5 ATP हो गए, बस इतना सा है। और जस्ट अभी मैंने जस्ट पीछे बोला था कि आप जब पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, PEP बनेगा, तो वहाँ पे 2 ATP के इक्वल एनर्जी कंज्यूम होती है। इसका मतलब 2 ATP के इक्वल हो रही है, इसका मतलब ईजी हम कह सकते हैं कि 3 से कितने ATP खर्च हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। तो कोई दिक्कत, अगर हमने एक CO2 के लिए इतने खर्च किए हैं तो हम 6 CO2 के लिए कितने करेंगे, 30 ATP प्लस 12 NADPS2, तो टोटल कितने हो जाएंगे अब, 66 ATP, 66 ATP। इसका मतलब कि C4 साइकिल जो है वो अच्छी है, लेकिन इसमें ATP भी उतने ही खर्च होते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे, कितने ATP खर्च हो रहे हैं इसके अंदर, 66 ATP जो है वो खर्च हो रहे हैं। अब कई स्टूडेंट्स के बीच में डाउट रहेगा कि हमने यहाँ पे C3 साइकिल के जो है वो ATP है वो भी ऐड क्यों किए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैं इतना सा बता दूं, क्योंकि इस साइकिल के अंदर, इस C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल भी स्टार्ट है, मतलब वो भी साथ साथ चल रही है। इसका मतलब C3 साइकिल की कैलकुलेशन भी तो ऐड होगी इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे C3 साइकिल के जो ATP हैं उनको भी ऐड किया है। क्लियर बात यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म्स की। तो PEP की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पैप्को की फुल फॉर्म है यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और PPDK की है पाइरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ उन क्वेश्चन के आंसर आपको अब मिल गए होंगे ईजीली। एक बार देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था C4 प्लांट किन में पाए जाते हैं, तो C4 प्लांट केवल ग्रेमिनी में। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि केवल ग्रेमिनी, तो हो सकता था अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें आंसर हमारा टिक हो जाए कि हाँ कि ग्रेमिनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें पूरे ऑप्शन जो है वो एक बार रीड करने हैं। सेकंड ऑप्शन है कि केवल एक बीजपत्री में, केवल एक द्विबीजपत्री में, और फोर्थ है एक द्विबीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों में। तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ। क्लियर बात है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों प्रकार के प्लांट में देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि C4 प्लांट के बारे में प्रथम चरण क्या है, तो ये RUDP तो कहीं दिखा ही नहीं हमें, PGA भी कहीं नहीं दिखा हमें, तो लेकिन जैसे हम थर्ड ऑप्शन पे जाते तो CO2 जो है सबसे पहले अटैच होता है किसके साथ, PEP के साथ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट की बात की जाए
तो नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं एंजाइम जो कि प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र में उत्प्रेरक का काम करता है। RUDP कहीं दिखा ही नहीं हमें, गलत। PP कार्बोक्सिलेज, यस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। लेकिन थर्ड एक बार वापस चेक कर लें, कार्बोनिक एनाइड्रेज, ये भी कहीं नहीं दिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि वह कुल जिसमें अनेक प्रकार के C4 प्लांट हैं, वह कुल जिसमें अनेक प्रकार का मतलब है बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो हमने मालवेशी का भी नाम नहीं देखा, क्रूसीफेरी भी नहीं देखा, सोलेनेसी भी नहीं देखा, लेकिन ग्रेमिनी की बात करें तो वहाँ पे 3 प्लांट के एग्जाम्पल हमने देखे। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, ग्रेमिनी होगा। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट रह जाते हैं XYZ आपके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।